भारत में भी हो सकता है बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट, क्योंकि हालात वैसे ही हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ने कहा है। इन्होंने बाकायदा कई सारे तथ्य परोसते हुए हालात का अनुमान लगाते हुए कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी की वर्तमान सत्ता बहुत संकट में हो सकती है। जमीनी हालात बांग्लादेश जैसे ही नजर आते हैं। इसके अलावा एक पॉडकास्ट में ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर और भी बहुत कुछ कहा है। आइए उसे देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से भारत की तुलना क्यों किया है। आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले क्या क्या हुआ था, क्या स्थितियां थी, वहां की प्रधानमंत्री पर कितने गंभीर आरोप लगे थे, क्या क्या आरोप लगे थे, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे के आरोप लगे थे, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। जो प्रधानमंत्री अजेय नजर आती थी उन्हें देश छोड़कर भागना क्यों पड़ा और सालों बाद भी अपने देश वापस जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर ब्रिटेन के एक मंत्री को भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तख्ता पलट की बात क्यों करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दें कि बिहार के बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड हार हुई है उपचुनाव के भीतर, इसने बीजेपी आरएसएस को बड़ा अंदरूनी झटका दिया है। भाजपा के ही सूत्रों के अनुसार अब तक इन लोगों को यकीन नहीं हो पाया कि बांकीपुर हार कैसे गए। बड़ा भरोसा था कि यहां हार नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है पिछली जीत से छोटी जीत हो, लेकिन जीतेंगे जरूर। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बड़े खेल की तरफ नहीं बढ़े और खेला हो गया। क्योंकि जिस मिडिल क्लास के बारे में सोचते थे कि अरे हिंदुत्व के नाम पर ये लोग जाएंगे कहां, शायद वो मिडिल क्लास अब अपने बच्चों का भविष्य देखने लगा है और यह भी देखने लगा है कि कैसे नौकरी मांगने पर उनके बच्चों को आतंकवादी, देश विरोधी, पंचर पुत्र और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। बहरहाल वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच करना जरूरी होता है। इसके बाद ऑल पे क्लिक करना भी जरूरी होता है। फेसबुक पर है तो वहां पर भी पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हैं रॉरी स्टीवर्ट। वो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री रह चुके हैं, जेल मंत्री रह चुके हैं और साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव भी रह चुके हैं। एक पॉडकास्ट में अपना निजी राजनीतिक विश्लेषण देते हुए उन्होंने भारत की मोदी सरकार को खतरे में बताया है। इनका तर्क था कि भारत का छात्र आंदोलन बांग्लादेश जैसे आंदोलन की शुरुआत बन सकता है, यानी ऐसा जन आंदोलन जो शक्तिशाली सरकार को सत्ता से हटने पर मजबूर कर दे। हाल ही में इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है नरेंद्र मोदी अब मुसीबत में है। प्रदर्शनकारियों के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार की कमजोरी का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। स्टीवर्ट कहते हैं कि हो सकता है कि भारत में जो युवाओं का आंदोलन हुआ है ये केवल परीक्षा या एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित न रहे, एक व्यापक सत्ता विरोधी आंदोलन में बदल जाए। क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बहुत मजबूत और लगभग अजेय दिखाई देती थी, लेकिन छात्र नेतृत्व वाला आंदोलन बढ़ने पर उनकी सरकार गिर गई। यानी स्टीवर्ट का मानना है कि बाहर से बहुत मजबूत दिखने वाली सरकारें भी जन आंदोलन के सामने टिक नहीं पाती और जन आक्रोश जब बढ़ता है तो सत्ता ढह जाती है। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री का कहना है कि मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो विरोध या दबाव के सामने झुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता। इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक प्रतीक बन गया है। स्टीवर्ट ने मोदी सत्ता के पिछले 12 साल के कारनामों पर भी नजर डाला। कहते हैं कि पिछले कुछ जनविरोधों को सरकार ने कभी वामपंथी, कभी सेकुलर, कभी मुस्लिम समर्थक, कभी सिविल सोसाइटी समूह बताकर विशेष राजनीतिक खेमे में ढकेल दिया और उससे निपटने में कामयाब रहे। एनआरसी सीए के मामले को ही देख लीजिए। इसे मुस्लिम एंगल देकर पाकिस्तान परस्त और भारत विरोधी बताकर मोदी सरकार बचती रही। विदेशी फंडिंग, जॉर्ज सोरोस और न जाने क्या क्या कहा गया। वास्तविक मुद्दों से भटकाया गया। प्रदर्शनकारियों की देशभक्ति और नियत पर सवाल खड़े कर दिए जाते थे। स्टीवर्ट ने भी आरोप लगाया है कि आलोचकों और प्रदर्शनकारियों पर सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती थी और फिर उन्हें बदनाम करके, भयभीत करके चुप कराया जाता था। लेकिन स्टीवर्ट का मानना है कि इस बार जो आंदोलन हुआ है इसमें मोदी सरकार को वो सारे बहाने मिल ही नहीं पाए। वैसे याद करिए, कॉकरोच आंदोलन के वक्त मैंने ये बात कितनी बार कहा था कि सरकार इस बार बुरी तरह से फंसी है, क्योंकि युवाओं के इस आंदोलन को केवल वामपंथी, मुस्लिम, विपक्षी या विदेशी फंडिंग वाला बताना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि इसमें विद्यार्थी, परीक्षार्थी और रोजगार की चिंता करने वाले हर सामाजिक वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार खुद मिडिल क्लास, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता था, अंध समर्थक माना जाता था, वो आंदोलन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब मिडिल क्लास के पेट और भविष्य पर बहुत तगड़ी लात पड़ने लगी है। स्टीवर्ट ने यह भी कहा है कि इन युवाओं के आंदोलन
में मीम, व्यंग, पोस्टर और सोशल मीडिया सामग्री खूब चली। पारंपरिक राजनीतिक नारों की बजाय युवाओं ने हास्य और रचनात्मकता से सरकार के नैरेटिव को जवाब दिया। स्टीवर्ट इशारा कर रहे थे कि जब आंदोलनकारी स्वयं अपना मजाकिया और व्यंग्यात्मक नैरेटिव बनाते हैं तो उन्हें सामान्य राजनीतिक भाषा में देश विरोधी या किसी निश्चित विचारधारा का एजेंट घोषित करना कठिन हो जाता है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कहा है। इनका कहना है कि इस बार लोग पुलिस से पहले की तरह भयभीत दिखाई नहीं दिए, यानी पुलिसिया कार्रवाइयां, गिरफ्तारी का डर आंदोलन को पूरी तरह से रोक नहीं पाया, यानी सत्ता का डर, डंडे वाला डर कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा पुलिसिया कार्रवाई कभी कभी जन आंदोलन को दबाने की बजाय और ज्यादा बढ़ा देता है। अभी अभी भारत के आंदोलन में लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों की तस्वीरों ने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षण किया है। स्टीवर्ट कहते हैं कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था ने भले ही आंदोलन की शुरुआत किया हो, लेकिन इसके पीछे बेरोजगारी, अवसर की कमी और संस्थाओं पर घटते भरोसे जैसी व्यापक नाराजगी मौजूद थी। यानी मुख्य मुद्दा भले ही पेपर लीक था, लेकिन नाराजगी बहुत सारे बिंदुओं पर सामने आई है। ब्रिटेन के पूर्व सांसद और मंत्री ने मोदी सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। यह भी कहा कि मोदी सरकार असहमति और विरोध को दबाती है, सवाल करने वालों को, विरोधियों को निपटाने के लिए पुलिस, मुकदमे और अन्य तरह के दबाव का इस्तेमाल करती है। भारत के गोदी मीडिया पर भी इन्होंने बोला और कहा कि टीवी चैनलों पर सरकार का प्रभाव और नियंत्रण बहुत ज्यादा है। स्टीवर्ट कहते हैं कि जनजातीय आंदोलन ने सूचना का अपना वैकल्पिक माध्यम बनाया। मुख्य धारा की टीवी पर निर्भर रहने की बजाय युवाओं ने इंस्टाग्राम वीडियो, मीम और डिजिटल नेटवर्क के जरिए सीधे जनता तक पहुंच बनाई, यानी गोदी मीडिया को बायकॉट ही कर दिया गया। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए स्टीवर्ट कहते हैं कि ये जो भारत में आंदोलन हुआ है वो मोदी सरकार के लिए तख्ता पलट की शुरुआत हो सकता है, एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का आधार बन सकता है। और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना बांग्लादेश से किया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि बांग्लादेश में किन बातों को लेकर नाराजगी थी, शेख हसीना की सरकार आखिर क्या कर रही थी। तो आइए जरा उसको भी कम शब्दों में जान लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने भारत के युवाओं के माँ बाप को डराना शुरू कर दिया है। हुजूर को अपनी मां को दी हुई गाली से बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज उन्हीं के गुर्गों के कारण एक मां जो बिना पति के है, यानी एक विधवा मां, अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर यहां वहां भटक रही है, भागने पर मजबूर है, क्योंकि गुर्गों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया है और पुलिस वालों ने भी धमकाना शुरू कर दिया। जी हां, एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन पहले बांग्लादेश के हालात क्या हुए थे उसको देख लीजिए। तख्ता पलट से पहले वहां किन मुद्दों पर नाराजगी थी, साथ ही साथ आप लोग ये भी अंदाजा लगाते जाइए कि क्या वो समस्याएं भारत में भी हैं, क्या भारत में भी वैसे मुद्दे खड़े हैं। बांग्लादेश को लेकर वहां की जनता, विपक्ष, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने बहुत सारे आरोप लगाए। कहा गया कि पहले यहां पर चुनाव गैर दलीय कार्यवाहक सरकार कराती थी, लेकिन 2011 में अदालती फैसले के बाद शेख हसीना सरकार ने 15वां संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था समाप्त कर दी। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। साल 2014 का चुनाव यहां पर विपक्ष विहीन रहा, क्योंकि बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, यानी कोई मुकाबला नहीं था, चुनाव पर भरोसा नहीं था। 2018 में भी जबरदस्त चुनावी धांधली के आरोप लगे, मतपेटियां पहले से भरी होने के आरोप लगी। जैसे भारत में आरोप लगता है कि ईवीएम में पहले से ही वोट पड़ा होता है भाजपा के पक्ष में, बांग्लादेश में विपक्षी एजेंट हटाने, मतदाताओं को डराने और सत्ताधारी दल द्वारा वोटिंग सेंटर कंट्रोल करने के आरोप लगे, यानी बूथ कैप्चरिंग। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए, आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि बात किस देश की हो रही है, बांग्लादेश की या फिर विश्वगुरु के देश की। साल 2018 में अवामी लीग गठबंधन ने 298 सीटों में से 288 सीटें जीत लिया। चुनावी घोटाले के आरोप लगते रहे, जांच की मांग होती रही, यानी बांग्लादेश के चुनाव आयोग पर पूरी तरह से शेख हसीना का कब्जा हो गया था, ऐसी बात हो रही थी। साल 2024 में एक बार फिर से मुख्य विपक्ष चुनाव से बाहर हो गया, उसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस चुनाव में भी अवामी लीग जीत गई, कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार जीते। मगर समझने वाली बात यह है कि जब मुख्य विपक्ष ने लड़ने से मना कर दिया तो कथित रूप से शेख हसीना ने ही अपना विपक्ष खड़ा कर लिया। कई निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पार्टी के खिलाफ उतार दिए ताकि चुनाव कराया जा सके और लोकतंत्र का ढोंग किया जा सके, दिखावा किया जा सके। याद करिए, भारत में जब भी यह सवाल उठता है कि विपक्ष पक्षपाती चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करता, तो कुछ लोग कहते हैं कि सत्ताधारी छोटी छोटी पार्टियां बना लेंगे, भाजपा वाले निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके विपक्ष पैदा कर लेंगे। यही काम बांग्लादेश में हो चुका है। मगर ध्यान रहे, काम तो हुआ परंतु टिका नहीं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करने के आरोप भी लगे। पुराने मुकदमे खोज कर अचानक हमला करना शुरू हो गया। विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य
ठहराने, उनका पर्चा खारिज करने जैसी चीजें भी सामने आने लगी। पुलिस पर आरोप लगे कि वो लोगों की हत्याएं कर रही है, यानी चोरी छिपे एनकाउंटर, विरोधियों को निपटाने का प्लान। इसी तरह बांग्लादेश में अदालती कार्यवाहियों को लेकर यानी न्यायपालिका को लेकर भी बहुत बड़ा अनरेस्ट पैदा हुआ। कुछ अदालती फैसलों ने ही वहां पर चिंगारी लगाई। आप मणिपुर में देख लीजिए, अदालत के एक फैसले से मणिपुर 3 साल से ज्यादा वक्त से जल रहा है, कोई बुझाने वाला नहीं है। बाकी कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में ही युवाओं के साथ क्या क्या हुआ और इसी देश की सर्वोच्च अदालत वहां बैठे चीफ जस्टिस सूर्यकांत क्या क्या कर रहे हैं, कैसे आदेश दे रहे हैं, कैसे दुत्कार रहे हैं, ये भी हम सबके सामने है। बांग्लादेश में भी मीडिया को लेकर भयंकर नाराजगी थी। जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, सवाल करते थे, उन पर उल्टे सीधे धाराओं में मुकदमे दर्ज हो रहे थे। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर सरकार लोगों का दमन कर रही थी, बोलने से रोका जा रहा था। शेख हसीना यहां तक निकल गई कि एक अखबार को उन्होंने लोकतंत्र और जनता का दुश्मन कह दिया, अपनी पार्टी का दुश्मन कह दिया, वो भी संसद में। यानी वही बात कि जो सवाल करे, आलोचना करे, उसको देश का दुश्मन बता दो, देश के लिए खतरनाक बता दो। जगह जगह इंटरनेट बंद करना, यानी ये सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही थी। अन्य संवैधानिक निकायों को देखें तो संसद लगभग एक दलीय बन गई, पुलिस राजनीतिक हथियार बन गई, चुनाव आयोग की निष्पक्षता समापन की तरफ चली गई, खुफिया एजेंसियां लोगों को गायब करने लगी, हत्याएं करने लगी, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग चुन चुन कर काम कर रहा था। भारत में सीएजी को ही ले लीजिए, अन्य तमाम जांच एजेंसियों को ले लीजिए, क्या पहले की तरह सीएजी की रिपोर्ट आती है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या क्या कर रहे हैं आप सबके सामने है। विरोधियों को निशाना बनाना है, बड़े बड़े बिजनेस घरानों को निशाना बनाना है ताकि सेठ उस पर कब्जा कर सके, सत्ताधारियों को बचाना है। बांग्लादेश में भी मानवाधिकार संगठनों को निशाना बनाया जा रहा था। भारत की कहानी आप देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में भी छात्रों को राजनीतिक दुश्मन समझा गया, वहां भी शांतिपूर्ण छात्रों के खिलाफ सरकार और अवामी लीग से जुड़े हुए लोगों ने हिंसा किया। आप भारत में देखिए, तमाम नफरती चिंटुओं के गैंग को एक्टिव कर दिया गया है। वो सब खोज खोज के प्रोटेस्ट में यानी जनजी प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को रेप की धमकी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो भारत में हो रहा है, ये सारी चीजें पड़ोसी बांग्लादेश में हो चुकी हैं। सवाल करने वालों, आलोचना करने वालों को दुश्मन बताना, उन्हें निशाना बनाना, उन्हें गिरफ्तार करना, मारना, पीटना, जेल में डालना, मुकदमे करना, बदनाम करना, ये सब कुछ हो चुका है। उसका परिणाम भी आ चुका है। लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं को तबाह करने वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि बांग्लादेश वापस चले जाएं। भागकर भारत में छिपी हुई हैं शेख हसीना। मगर सवाल ये है कि क्या इतना सब कुछ देखने के बाद भी भारत के सत्ताधारी दल के लोगों की आंख नहीं खुल रही है? आखिर पड़ोस में ही सब कुछ देखने के बाद भी समझ क्यों नहीं आ रहा कि एक हद से ज्यादा किसी को डराया दबाया नहीं जा सकता? जब हर व्यक्ति के जीवन पर संकट आ गया हो, जब सबके पेट पर लात पड़ रहा हो, तो पुलिसिया लाठी बहुत देर तक काम नहीं करती। आप अपने स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर लगातार परेशान किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी और उसकी मां अब छिप गए हैं, यानी परिवार समेत बच्चों को भागना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के समर्थकों से बचने के लिए लड़की के परिवार का एड्रेस सोशल मीडिया पर नफरती गुर्गों ने शेयर कर दिया। राइट विंग अकाउंट्स में खूब सारा शेयर किया जा रहा था। जाहिर सी बात है, इसका टारगेट यही है कि जो जो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ कहा, सवाल उठाया, उन सबको डराओ, धमकाओ, चुप कराओ, उनको उनकी औकात याद दिलाओ। जब प्रधानमंत्री ने आधी रात को रील बनाकर कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं, याद करिए मैंने उनकी रील पर यही कहा था कि हुजूर कह रहे हैं कि माफ करना चाहता हूं, इसका मतलब है कि रिएक्शन ठीक उल्टा होने वाला है। अगर जबान पे माफ करना चाहते हैं तो दिल से साफ करना चाहते हैं। और देखिए वैसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। एक लड़की की मां ने द हिंदू अखबार को बताया कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके बाद हमारी परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया, हमारी परेशानी और बढ़ गई। सोशल मीडिया पर नए पोस्ट आने लगे जिनमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि माफी वाले वीडियो में दिख रही लड़की और विरोध प्रदर्शन में दिख रही लड़की अलग अलग है। एक मां कहती है कि मैं तंग आ गई हूं, मेरा काम छूट गया है, हमारे पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि पुलिस वाले और अजनबी लोग आने लगे थे। मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती हूं और 2019 में अपने पति की मौत के बाद से अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही हूं। यानी सोचिए कि ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाने वाली एक मां अपनी बेटी को लेकर दर बदर भटकने को मजबूर है, डरी हुई है, सहमी हुई है, भाग रही है। वो भी किससे? महामानव के कथित समर्थकों से, गुंडों से। इनके वकील का कहना है कि ये लोग जहां भी छुपे हुए हैं, छिपे रहने में भला
चलाई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियां भी चल रही हैं, मगर कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि क्या इस तरह का डर पैदा करके 140 करोड़ की आबादी को खामोश किया जा सकता है। पिछले 12.5 साल तक लोगों को यही लगता रहा कि अब इस देश की जनता कभी खड़ी नहीं होगी, लेकिन इस बात को झूठ बनते हम सबने देखा है। सवाल यह है कि यदि इस तरह का टॉर्चर और सरकारी बदमाशी देखकर लोग फिर से खड़े हो गए, सड़क पर आ गए, तो सत्ता क्या करेगी? क्या सबके ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई जाएंगी, भून दिया जाएगा? क्योंकि अब तो लोग आपके वादे पर भी भरोसा नहीं करेंगे। आपने खुलेआम वादा करके तोड़ दिया है, यानी झूठी बातें करके, झूठा वादा करके आंदोलन खत्म करवा दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मुद्दे पर युवा सामने आए थे, सड़क पर आए थे, वो मुद्दे खत्म नहीं हुए, बल्कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जो और ज्यादा विवादित है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, पुलिसिया दमन, ये सारे मुद्दे और प्रचंड रूप लेते जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में ये सरकारी बदमाशियां कहीं उल्टी न पड़ जाएं। शायद इन्हीं चीजों को देखकर ब्रिटेन के पूर्व मंत्री को कहना पड़ा कि भारत की सरकार अब संकट में है, मोदी संकट में है, और युवाओं का यह आंदोलन तख्ता पलट की शुरुआत बन सकता है। अब देखना यह है कि कोई सुधारात्मक कार्यवाही सरकार करती है या फिर डंडे के जोर पर ही भारत को हाँकने का प्रयास होता है। और यदि डंडे के जोर पर हाँका जाएगा तो भारत कब तक हाँके जाने को तैयार बैठा है, डंडे के सहारे। वैसे आप इस मामले पर क्या सोच रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।